Hi. So let's just move to the next thing. Very amazing, very interesting. हमारा स्टार्टअप भी इसी पे बेस्ड है। तो मेमोरी कहती है, मेमोरी हाँ हाँ बढ़ जाएगी। तो कैसे बढ़ेगी? तो बड़े इंटरेस्टिंग चीजों को देखते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि मेमोरी काम कैसे करती है और मेमोरी होती क्या है। अभी हमने स्लीप से समझा, तो इसके अंदर और थोड़ा सा लॉजिक है, उसको देखते हैं कैसे वर्क करती है। तो मेमोरी इज मोर एंड मोर अबाउट द न्यूरॉन्स और द कनेक्शंस दैट वी आर हैविंग, राइट। सो क्या होता है कि एक दिन आप उठते हैं, उठने के बाद आप देखते हैं कि आपकी मम्मा ने आपके लिए एक ऐसी चीज बनाई है जो आपको बहुत पसंद थी और आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे। आपको वो चीज याद रहती है ना। उसके बाद क्या होता है, वो चीज गलती से ना आपसे गिर जाती है, सारी चीज खत्म हो जाती है वो खाने की। ठीक है। फिर आप क्या कहते हैं, यार मतलब दिल खराब हो गया। वो भी याद रहता है आपको। फिर उसके बाद आपके लिए ना मम्मी सिंपल रोटी बना देती है ना, वो भी आपको याद रहता है। फिर अगले दिन आप देखते हैं क्या होता है कि आपकी मम्मा ने आपके लिए कुछ नॉर्मल रोटी बनाई, आपको वो याद ही नहीं है। क्यों याद नहीं है? बिकॉज देर इज अ कनेक्शन, देर इज अ न्यूरॉन्स जो कि एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं हुए थे। तो उसके अंदर क्या हुआ, जब कोई भी चीज एक वियर्ड हो जाती है, जब भी कोई चीज बड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है जिसके ऊपर हमारी आशाएं टिकी होती हैं, वो चीज हमें याद रहती है जनरली, है ना। तो अब आप देखेंगे, कहेंगे ना बेस्ट मोमेंट आपके कौन से थे लाइफ में, आप देखेंगे हाँ याद रहेंगे। बहुत नेगेटिव मोमेंट्स कौन से थे, आप देखेंगे हाँ याद रहेंगे। तो वो क्यों होते हैं? बिकॉज उनके ऊपर न्यूरॉन्स जो है बहुत अच्छे से काम करते हैं और एक कनेक्शन बिल्डअप हम कर लेते हैं। इसको हम समझते हैं कनेक्शन को। दैट फर्स्ट टेक्निक टू हैव योर मेमोरी गुड। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम समझेंगे द टेक्निक कॉल्ड एसोसिएशन। इसके अंदर हमें क्या करना होगा? सबसे पहली चीज, इन्होंने क्या कर रखा है, एक ने दूसरे का हाथ पकड़ा, दूसरे ने तीसरे का, तीसरे ने चौथे का, और एक क्या बन गया, मिलके एक सर्कल। तुम्हारी मेमोरी भी कुछ ऐसी वर्क करती है। तो एक चीज को दूसरे से कनेक्ट करना है, दूसरे को तीसरे से, तीसरे को चौथे से, एंड डन, आवर मेमोरी गॉट कंप्लीटेड। हमारी मेमोरी जो है बन जाएगी। देखते हैं इसके अंदर कैसे वर्क करता है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। आपका एक चैप्टर है, उस चैप्टर का पहला प्रिंसिपल है, ये थ्योरी सब्जेक्ट्स के लिए बहुत अच्छा काम करता है, राइट। तो अब देखते हैं कि कैसे काम करेगा। तो एक बच्चा है, उसको बिजनेस स्टडीज पढ़नी है, तो उसके बिजनेस स्टडीज के 14 प्रिंसिपल्स हैं। तो पहला प्रिंसिपल है आपका डिवीजन ऑफ वर्क। तो वो क्या करेगा, डिवीजन ऑफ वर्क की कुछ चीजों को अपने नेक्स्ट वाले अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपका दूसरा प्रिंसिपल है, इसके साथ कनेक्ट कर देगा। तीसरा प्रिंसिपल है डिसिप्लिन। तो पहली चीज किससे कनेक्टेड होगी, पहला है डिवीजन ऑफ वर्क, उससे कनेक्टेड होगा अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी से कनेक्टेड होगा डिसिप्लिन, डिसिप्लिन से यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। ऐसे करके पहली चीज को दूसरे से कनेक्ट करते जाना है। एंड यू हैव टू बिल्ड सम स्टोरी अराउंड इट। कुछ भी एक छोटी सी स्टोरी आपको उसके अराउंड बनानी होगी, जिससे पुरानी चीज को हम नई चीज के साथ कनेक्ट करते जाएंगे। दिस टेक्निक इज कॉल्ड एसोसिएशन टेक्निक। सो इस चीज को आप आई गेस बहुत अच्छे से कर लेंगे। दोबारा से बता दूं बहुत छोटे में, पुरानी चीज को नई वाली चीज के साथ कनेक्ट करते जाना है। द ओनली पॉइंट इज कितना बढ़िया तरीके से, कितना वियर्ड तरीके से आप उसको कर पाते हैं, ताकि आपका एसोसिएशन उस चीज के साथ स्ट्रांग रहे। अब दूसरी चीज पे आते हैं। अब आप बहुत बड़े हो चुके हैं, 10वीं 12वीं में आ गए हैं, है ना। अब आपको क्या होता है कि बेसिक लाइफ की बहुत समझ है। तो अब आप क्या करें, पोएम्स और म्यूजिक से भी पढ़ सकते हैं आप छोटे बच्चे तो रह नहीं गए कि आपके लिए कोई एक पोएम म्यूजिक बनाया जाए, बट इंस्टेड आप ही पोएम म्यूजिक के थ्रू पढ़े। कैसे, देखते हैं। तो पोएम एंड म्यूजिक इज चार बोतल वोदका, ये गाना था। तो इसके आगे का बताइए, आप लोगों ने गेस कर ही लिया होगा। तो इट इज चार बोतल वोदका काम मेरा रोज का। तो आप लोग ये गाना सुन नहीं रहे, न्यू जनरेशन है ना। अब मैं आपको कहूँ कि भगवत गीता सुन के आप अपने आप को याद करें, तो अभी के लिए आपके लिए वो पॉसिबल नहीं है। तो अभी आप इसी के थ्रू याद करें। तो क्या करेंगे, इस चार बोतल में हम क्या करेंगे, चार पॉइंटर्स को रख देंगे जो हमें याद करने हैं। तो हम क्या करेंगे, चार बोतल वोदका काम मेरा रोज का। रोज का काम क्या था, मेरा रोज का पहला काम था कि मुझे इसमें से सैंपल पेपर निकालना है, लेट से सैंपल पेपर निकालना है। दूसरा, इस सैंपल पेपर को मुझे ब्लू पेन से करना है। फिर तीसरा, ब्लू पेन से करने के बाद ब्लैक पेन से मार्क करना है। ब्लैक पेन से मार्क करने मतलब पेंसिल से मार्क करना है। पेंसिल से मार्क करने में मुझे उसे प्रूफ रीड करना है, बट ढंग से चेक करना है। तो क्या हो गया, हमें प्रोसेस याद होगा कि हमें पहले क्या करना है, दूसरा क्या करना है, तीसरा क्या करना है। तो दिस इज हाउ वी कैन यूज पोएम्स एंड म्यूजिक टू मेक आवर आंसर, टू मेक आवर कॉन्सेप्ट्स लर्न वेरी इजीली। तो इसके अंदर और एक एग्जांपल देता हूँ आपको। चार बोतल वोद का, हाँ। तो एक गाना है, हाँ यहाँ कदम कदम पर लाखों हसीनाएं हैं, पर फिर भी अगर हम दिल देने आए उसी को, ऐसे करके हैं। तो लड़की जो सबसे अलग है, वो लड़की जो सबसे अलग है ना। तो ये गाना है। इसके लिए मैं यूज करता हूँ कि ये हमने सेल्स के लिए यूज करा, सेल्स के लिए, मार्केटिंग के लिए, कस्टमर के लिए। तो हाँ यहाँ कदम कदम पर लाखों हसीनाएं हैं। तो एक पर्सन है जिसको सेल्स करनी है, वो क्या करता है, वो ढूंढता है, वो कहता है कि मैं मार्केट में गया, हाँ यहाँ कदम कदम पर लाखों हसीनाएं हैं। दिस हसीना हैज बिकम कस्टमर।
तो उसके कस्टमर बन गए। तो यानी कि कदम कदम पर कस्टमर है, पर हम अगर दिल का तोहफा देने उसे आए हैं, पर हम किसको देने आए हैं? हर एक बंदा आपका कस्टमर नहीं हो सकता, तो कौन होता है? एक टारगेट ग्रुप होता है जो आपका कस्टमर होता है। तो एक आईफोन खरीदना है तो कौन कस्टमर होगा? जिसकी इनकम 50,000 से ऊपर है, जिसकी इनकम इस ब्रैकेट से ऊपर है, वो आपका कस्टमर हुआ। तो कहने का मतलब कि हमने क्या चीज दो समझ ली, एक तो कस्टमर और दूसरा राइट यानी टारगेट कस्टमर। तो आपका कौन है? तो एक छोटे से गाने से हमने इसको लिंक कर लिया। तो दैट इज हाउ यू कैन यूज पोएम्स एंड म्यूजिक टू मेक थिंग्स लर्न। जो भी आप गाना याद करें, जो भी गाना आपके दिमाग में आ रहा है, उस गाने को उठा लें, उस गाने पे जो आपका कंसेप्ट था उसको चिपका दें। देखिए कितना इंटरेस्टिंग हो गया और आपको याद भी हो गया, बड़ा मजा आने वाला है। नेक्स्ट थिंग इज, दिस इज द थर्ड वेरी इंटरेस्टिंग वेरी हेल्पफुल टेक्निक फॉर यू, कीवर्डाइजेशन। क्या करना है हमें कि जो भी आंसर्स हमें दिख रहे हैं, उन आंसर्स के आप हेल्पिंग वर्ब्स हटा दें। आप क्या करें? जस्ट एड ओनली द कीवर्ड्स, और मतलब कुछ पॉइंट आउट, कुछ कीवर्ड्स निकाल लें उस आंसर की तरफ से। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य, लेट्स से एक पॉइंट है, चंद्रगुप्त मौर्य वाज द फर्स्ट इंडियन रूलर हु मेड मुगल्स आउट ऑफ द इंडिया, है ना? तो अब क्या करेंगे हम? चंद्रगुप्त वाज द फर्स्ट किंग, वाज द फर्स्ट किंग में तो वाज द हटा देंगे, किंग को ले लेंगे, चंद्रगुप्त ले लेंगे। किंग, चंद्रगुप्त हमें पता है ये किंग है, तो किंग को भी हटा देंगे। चंद्रगुप्त वाज द फर्स्ट किंग हु फॉट विद मुगल्स एंड मेड इंडिया आउट ऑफ द मुगल्स, ऐसे करके आंसर था ना, एक पॉइंटर था। तो अब हम क्या करने वाले हैं? इन सब कीवर्ड्स को हटा, सब फालतू की चीजों को हटा देंगे, सिर्फ कीवर्ड्स याद रखेंगे। चंद्रगुप्त पावरफुल रूलर, इंडिया, रिमूव मुगल या आउट मुगल, आंसर याद हो गया। तो कहने का मतलब जितना फालतू का जो वर्ब वगैरह है ना, वो उसको हटा देंगे और हम सिर्फ उसको कीवर्ड्स में डाल देंगे। तो कोशिश क्या करना है कि एक जो भी बड़ी सी एक लाइनर है, उस लाइनर का सिर्फ 2 या 3 कीवर्ड आप रखें। इससे क्या होने वाला है? आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा उस आंसर को याद करना, उस कॉन्सेप्ट को याद करना। अब क्या करें? बिल्ड अ कीवर्ड्स मैप। तो एक जब हमने प्रीवियस टेक्निक सीखी, टेक्निक ऑफ एसोसिएशन, उसको क्या करें? कीवर्ड्स को एक मैप बना दे। जैसे कि एक पूरा छोटा सा मैप बना दे। कैसे बना सकते हैं हम देखेंगे। बेसिकली एक पूरा एक व्हाइट बोर्ड है, एक व्हाइट चार्ट है, उसके अंदर आपने पहला वो लिखा, कंसेप्ट लिखा, उस कंसेप्ट के अंदर आपने दूसरा वो लिखा, उसके सब वो पार्ट बना दिए। उस पार्ट के अंदर आपने उस कीवर्ड को लिखा, इधर उस कीवर्ड को लिखा, इसके अंदर जो कीवर्ड्स आने उसको लिखा। ऐसे करते हुए आपने कीवर्ड मैप बना दिया। आपको पूरा कंसेप्ट याद रहेगा। अपनी पूरी बुक को भी ऐसे याद कर सकते हैं, मतलब एक बुक को नहीं, आप 10 बुक को भी ऐसे याद कर सकते हैं। तो दैट इज नॉट अ वेरी बिग डील फॉर अस नाउ। तो कीवर्डाइजेशन क्या होता है कि बहुत ही संक्षिप्त कर देना उस बड़ी सी चीज को जो कंसेप्ट आप पढ़ने जा रहे हैं। तो दिस इज हाउ दीज टेक्निक्स वर्क्स। तो क्या इन सबसे मार्क्स आ जाएंगे या कुछ और भी करना पड़ेगा? तो ये टेक्निक्स बहुत ही पावरफुल टेक्निक्स है। ये टेक्निक्स को आप फॉलो कर सकते हैं, पोएम्स को, म्यूजिक को, एसोसिएशन को और कीवर्डाइजेशन को करके, है ना? दीज आर द टेक्निक्स जो भी हमने सीखी। बट अब क्या इनसे ही मार्क्स आएंगे? हमें और चीजों का भी ध्यान रखना है। तो देखते हैं और आने वाली कौन सी इंटरेस्टिंग चीजें जिनको आपको ध्यान रखना चाहिए। तो यू नीड टू लर्न हाउ टू मेक आंसर्स प्रेजेंटेबल। तो अगर आपका आंसर प्रेजेंटेबल है ना, तो आपके जो है मार्क्स कटने की संभावनाएं कम हो जाएंगी, और जहां मार्क्स आपको लगता है कि नहीं मिलेंगे, वहां पे आने शुरू हो जाएंगे। देखते हैं कैसे। हाउ टू मेक आंसर्स प्रेजेंटेबल। अटेम्प्ट एवरी आंसर। सबसे बढ़िया बात, आप लोग बोर्ड में बैठे हैं, आप आईआईटी जेई का एग्जाम नहीं दे रहे हैं, तो बेस्ट पार्ट क्या है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो जितने आंसर आप अटेम्प्ट कर सकते हैं उतने कीजिए। आपको नहीं कुछ मिल रहा होगा तब भी आधा मार्क्स तो मिलेगा, और आधे मार्क्स की भी बहुत वैल्यू है बोर्ड के एग्जाम में। तो कहने का मतलब क्या है कि अटेम्प्ट एवरी आंसर इंस्टेड ऑफ आप उसको छोड़ दें। देखेंगे अभी हम कैसे करेंगे वो। थिंक लाइक एन एग्जामिनर, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। ऐसे सोचें, दो जनों के तौर पे, एक बंदा है जिसने क्वेश्चन पेपर बनाया, एक बंदा है जो क्वेश्चन पेपर चेक कर रहा है। ठीक है? तो जो जिस बंदे ने क्वेश्चन पेपर बनाया उसके जैसा सोचना शुरू कर दे कि वो क्वेश्चन क्या डालेगा, वो किस तरीके से सोच रहा होगा, वो आप हमें क्या टिक करना चाह रहा है, उसके हिसाब से सोचिए। ऐसा सोचने से आप आंसर को ना बहुत अच्छे से लिख पाएंगे। आप समझ पाएंगे कि क्या कहना चाहता है आंसर, हम किस वे में लिखूं मैं इसको। देन फोकस ऑन कीवर्ड्स, बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है हमारी लाइफ में ना। हमें एक बहुत गलत चीज सिखाई गई है, ये भी थोड़े टाइम में ठीक हो जाएगी। क्या होता है कि 10 मार्क्स का क्वेश्चन है ना, तो इसको कम से कम 2 पेज तो भरने ही है भैया। ये पता नहीं क्या सिद्धांत बना रखा है, कोई इसका लॉजिक नहीं, कुछ नहीं, तो बट हमें 10 पेज भरने ही है ना? तो आप देखेंगे लाइफ के अंदर इन्वेस्टर और एक, अगेन मैं सेल्स पे आता हूँ, तो एक इन्वेस्टर है और एक फाउंडर है, एक स्टार्टअप है। तो वो ना इन्वेस्टिंग मांगने जाता है। तो अब फाउंडर के पास टाइम तो है नहीं, सॉरी इसके पास, इन्वेस्टर के पास टाइम तो है नहीं। तो कहता है जल्दी से बता, 1 मिनट के अंदर क्या तू अपना पूरा स्टार्टअप बता सकता है? वो कह रहा है हाँ जी बता सकता हूँ। ठीक है, बता रहा है। तो अब अगली मीटिंग के लिए उसको बुलाया जाएगा। कहने का मतलब किसी पे टाइम नहीं होता यार 10-10 पेज का चीज पढ़ने का। सब चाहते हैं कि छोटे से छोटे चीज में काम बन जाए। तो वहां पे क्या कीवर्ड्स काम आते हैं, ये आपके अभी भी काम आएंगे, देखिएगा बोर्ड्स में भी काम आएंगे। कैसे? कीवर्ड से आपको ना पूरा कंसेप्ट याद रहेगा,
और आप उसको मार्क भी करें पेंसिल से कि जो ये कीवर्ड है ना, इसके बारे में बात हुई है, इस आंसर में इस कीवर्ड के बारे में बात हुई है, ये आंसर इस कीवर्ड को बता रहा है। तो इससे क्या होगा ना, जब एग्जामिनर देखेगा वो भी यही चाह रहा है जनरली कि मेरे को 2 पेज ना पढ़ने पड़े, मेरे को जल्दी समझ आ जाए। राइट, क्यों? क्योंकि हर एक बंदा यही चाहता है, हमारी साइकोलॉजी यही चाहती है कि हमें जो है जल्दी से छोटे में वो चीज पता लग जाए जो चीज आप बड़े में बताना चाह रहे हैं। राइट, तो फोकस ऑन कीवर्ड्स मोर एंड मोर, बिलीव ऑन योर आंसर्स। तो अभी क्या हुआ, एक बच्चे से मेरी बात चल रही थी, तो ही सेड कि मैं जो क्या है ना, अपना एक आंसर लिखता हूँ, मैथ्स का आंसर लिखता हूँ, तो मैं गलत कर देता हूँ उसको, और मैं मतलब मैं कर रहा होता हूँ, वो मेरा सही होता है, मैं उसको काट देता हूँ, मैं दोबारा कर रहा होता हूँ। तो कहने का मतलब क्या है कि जो आप आंसर लिख रहे हैं ना, उस पर बिलीव करें। वो कैसे करें? बिल्कुल ही शांत होकर आंसर को लिखें, समझे, कीवर्ड्स में फोकस करें कि वो कीवर्ड्स क्या कहना चाह रहे हैं, आंसर में भी कीवर्ड्स को डालें। तो कीवर्ड्स का ही खेल है सारा का सारा, है ना। तो जब ये थ्योरी के अंदर आपको बहुत हेल्प करेगा, और जो आपके नॉन थ्योरी सब्जेक्ट है उसमें भी बहुत हेल्प करता है, ये कहीं ना कहीं मार्क्स उसमें भी देता है। कीवर्ड्स अगर आपने ढंग से लिखे हुए, प्रोसेस लिखे हुए हो, तो बिलीव ऑन योर आंसर, अपने आंसर पे बिलीव करें। ये सोचे कि जो मैं लिख रहा हूँ इट इज समथिंग वर्थ इट, और मेरे को बार बार इस पे चेक ना करना पड़े, ताकि क्यों ना करना पड़े, क्योंकि मेरा प्रोसेस जो है बिल्कुल सही है। मतलब रोटी कैसे बनती है, रोटी कैसे बनेगी, पहले आटा होगा, आटे में पानी डालेगा, उसको गूंथेंगे, गूंथने के बाद उसकी लोई बनेगी, फिर उसको बेला जाएगा, उसको तवे पे रखेंगे, ऐसे ही होगा ना। अगर आप सिंपल ही आटे को ले जाके उस पर रख दें, क्या बोलते हैं, गैस स्टोव पे जाके ऐसे डाल दे, क्या बन जाएगी रोटी? नहीं बनेगी। तो कहने का मतलब अगर आपने वो प्रोसेस फॉलो करा होगा तो रोटी बनेगी बनेगी, हो सकता है रोटी जली हुई बन जाए, बट लेकिन रोटी तो बनेगी ना। कहने का मतलब क्या है, प्रोसेस को फॉलो करें और अपने आंसर्स पे एक बिलीव रखें। नेक्स्ट पॉइंट इज फॉलो द फॉर्मेट। फॉर्मेट का ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखें। कैसे? यूज क्लियर हेडिंग्स, हेडिंग्स बिल्कुल क्लियर रखें। बुलेट पॉइंट्स बनाए, बुलेट पॉइंट्स इतना प्यारे तरीके से बनाए कि पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, स्पेस दे दें थोड़ा सा। एक इंटेंट की क्लैरिटी रखें कि जो इन्फॉर्मेशन आप देना चाह रहे हैं, जो पर्सन पढ़ने वाला है उसको समझ आ रहा है, और वो फॉलो करके आगे देख सकता है कि इस आंसर में आगे क्या है। इंटेंट माने तो आप जो उस पॉइंट से कहना चाह रहे हैं, जो भी चीज आप अपनी रखना चाह रहे हैं, उसको आप रख पाए, और आप ढंग से बता पाए कि ये इन्फॉर्मेशन मैं इसमें डालना चाहता था। और आप इसको देखते रहिए, और वो आगे फॉलो करते हुए सोचता है, देखता है कि हाँ ये बहुत सही चीज कह रहा है, ठीक। मार्जिन मस्ट बी देयर, तो मार्जिन होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने एक आंसर लिखा, इतने में दूसरा शुरू कर दिया, बड़े प्यारे तरीके से मार्जिन हो। ये क्यों? क्योंकि आंखों को अच्छा लगता है, देखने में अच्छा रहता है, मार्जिन से समझ आता है कि नेक्स्ट चीज है। राइट, एम्फेसिस ऑन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे बहुत ज्यादा ध्यान दे। एड विजुअल्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये हमें हमारी मैम ने भी सिखाया था, हमारी मैम ने भी बहुत बार बताया था। तो विजुअल से कहने का मतलब क्या है कि जहां पे भी पॉसिबल है ना, वहां पे चार्ट्स, ग्राफ्स, इमेजेस, ठीक है, कोई भी आर्ट फॉर्म आप जिससे, जो भी आर्ट फॉर्म आपको आती है, वर्ली या कोई भी एक अपना कार्टून करेक्टर बना सकते हो, उसको यूज करें। क्यों? क्योंकि एक जो चित्र होता है ना, एक जो चार्ट होता है, ग्राफ्स होता है, विजुअल्स होते हैं जो, वो ज्यादा अपीलिंग करते हैं। तो अगर आपके पेपर में ज्यादा कुछ नहीं लिखा हुआ, आपने कंटेंट कम लिखा और आपने चार्ट्स बना दिए, आपने ग्राफ्स बना दिए, आपने इमेजेस बना दिए, तो उससे बहुत ही इजी हो जाता है पर्सन को समझना, जानना, और वो समझता है कि यार, कि हाँ यार ये ऐसा कहना चाह रहा है, अरे वाह, ही इज अ वेरी ग्रेट गाय, ही इज अ वेरी गुड गर्ल। तो कहने का मतलब थोड़ा सा क्रिएटिव होए, तो अपने चार्ट्स को, ग्राफ्स को, इमेजेस को यूज करें, ताकि आपका जो कंसेप्ट है ना बहुत अच्छे से एक्सप्लेन हो जाए। जैसे कम्युनिकेशन की एक बात करते हैं, तो कम्युनिकेशन में आपने क्या करे, 2 लड़के लड़की बना दी, एक वर्ली आर्ट बना दिया, ठीक है, और एक उसको गाली दे रहा है, उसको दे रहा है, बहुत मतलब एक पॉइंट है, एक उसको उल्टा बोल रहा है, उसको उल्टा बोल रहा है। क्यों? क्योंकि उनका एक कम्युनिकेशन बीच में गैप है। तो नीचे लिखते हैं, दे आर अब्यूजिंग जस्ट बिकॉज दे आर नॉट इजी टू अंडरस्टैंड बिकॉज देर इज नो कम्युनिकेशन गैप। या मतलब एक पॉइंट ये हो सकता है कि दोनों के कान में फोन लगा दे और नेटवर्क नहीं आ रहा है, नेटवर्क को काट दें, तो बताएं, दिस इज हाउ अ कम्युनिकेशन नीड्स टू बी बेटर। तो कम्युनिकेशन अगर बेटर होगा तो क्या होने वाला है, आपके साथ बहुत अच्छी अच्छी चीजें होने वाली है। आप ढंग से उसकी बात को भी सुन पाएंगे, उसकी बात को भी सुन पाएंगे। कम्युनिकेशन से ये हेल्प होती है। तो आप नीचे पॉइंट लिखते हैं, दिस इज हाउ कम्युनिकेशन गोइंग टू बी, these are the important factors. If a communication becomes better between them, so these are the pointers which will be going to best in their life. तो क्या होगा, they'll be able to easily understand, they will be able to easily work this ऐसे करके आप अपने पूरे आंसर को फॉर्म कर सकते हैं। जस्ट एक चार्ट के क्या हो गया, बहुत इजी हो गया, आप अपने पॉइंट को बता पाए। नेक्स्ट थिंग इज राइट इन लॉन्ग नॉट वेग। क्या करें वेग को दूर करने के लिए और लंबा लिखने के लिए? क्या करें? वेग किस पे डिपेंड करता है, वेग कब कहा जाता है? जब हम क्या करते हैं, जब हम किसी बात को हवा में लिखते हैं, जैसे इट डिपेंड्स, इट्स अ गुड थिंग, इट कैन बी बोथ गुड एंड बैड, इट्स अ कॉम्प्लेक्स इशू, आई एम नॉट श्योर। जब आप हवा में बात कर रहे हैं, अब आप क्या करें, मेक इट लॉन्ग, बेटर री राइट द इंफॉर्मेशन विद अदर प्रूफ इंस्टेड बिल्डिंग स्टोरीज विच आर ऑफ नो यूज। तो क्या करें, उस इंफॉर्मेशन को लिखिए जो आपने इवन पहले भी लिख दी, उसको किसी दूसरे तरीके से, किसी दूसरे प्रूफ के साथ रख दें। जैसे कम्युनिकेशन बैरियर की बात है,
उसको किसी दूसरे एग्जाम्पल के साथ रख दें। द सेम थिंग हैपन व्हेन आई वाज कॉलिंग टू माय डैड एंड इट वाज वेरी अर्जेंट, so I was not able to explain my views and I was injured at that time and he just thought ki I'm neglecting the task. So because of that barrier these are the pointers which come out. अब क्या होने वाला है, उस पॉइंटर को आपने क्या करा, एक और प्रूफ के साथ रख दिया, इससे लगेगा कि हाँ ये रियलिटी की चीज है, ये कोई हवा में बात नहीं कर रहा। अगर आपको फैक्ट्स पता है, फिगर्स पता है, तो आप उसको भी लिख सकते हैं कि when in 1966 in 1986 this was happened and because of this happened and these are the pointers which are proving it। तो आप पॉइंटर्स को लिख सकते हैं। देखिए कितना स्मूथिंग हो गया, कितना सूदिंग हो गया, आपको भी सुन रहे हैं, आपको भी अच्छा लग रहा होगा। तो कहने का मतलब जब वो एग्जामिनर चेक कर रहा है, वो देख रहा है, पढ़ रहा है, तो उसको भी अच्छा लगेगा। तो इसको लॉन्ग बनाने का क्या कंसेप्ट है कि रीराइट कर दे उसी इंफॉर्मेशन को बट विद द अदर प्रूफ्स। इंस्टेड आप कुछ भी हवा में बोले, मैम मुझे लगता है कि ये ऐसा होना चाहिए, मैम ये अच्छा भी है बुरा भी है, तो देख लेते हैं ये इस कारण से, तो इससे बेटर करें। yes it can be good in both, good and bad both, but this I am telling because I have suffered the same when I was doing this। तो उसका कोई सोशल एक प्रूफ आ गया, राइट। तो ऐसे करके आप अपने आंसर्स को लॉन्ग लग सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज ज्यादा चिंता ना करें, खूब सोएं, मस्ती मारें, खूब एंजॉय करें, टेंशन मत लें, क्योंकि आप वही पास करते हैं जो आप खाते हैं। आप सुबह क्या देखते हैं, जब आप टॉयलेट जाते हैं तो क्या निकलता है, जो आपने पूरे दिन उस दिन खाया था, है ना। तो कहने का मतलब ज्यादा टेंशन ना ले, अपने परफॉर्मेंस पे ध्यान दे। परफॉर्मेंस मतलब अभी का जो टाइम है, प्रिपरेशंस का टाइम है, उस पे ध्यान दे एंड यू विल फाइंड, यू विल स्टार्ट गेटिंग बेटर रिजल्ट्स, है ना। अगर आपको टेंशन लेनी है तो इसलिए लीजिए कि मैं प्रिपरेशन कैसे अच्छे से कर सकता हूँ। इंस्टेड आप ये सोचेंगे कि यार मार्क्स आएंगे नहीं आएंगे, जब सब कुछ हो जाएगा उसके बाद भी दिमाग में टेंशन रहेगी। वो किस लिए रहेगी, क्योंकि हो सकता है आपकी प्रिपरेशन में कोई कमी रही हो। तो प्रिपरेशन को मस्ती से मारे, यानी कि उस प्रोसेस को समझे। जैसे कि हमने क्या करा, रोटी कैसे बनती है, रोटी बनती है पहले आटे को लेते हैं, फिर पानी को लेते हैं, पानी को लेने के बाद हम क्या करते हैं, उसको गूंथते हैं, गूंथने के बाद हम उसकी लोई बनाते हैं, उसको बेलते हैं, फिर हम तवे पे डालते हैं, गैस ऑन करते हैं और वो बनना स्टार्ट होती है। तो आप उन सब चीजों को ध्यान दें कि आपने आटे को पानी में डाला, है ना, ये सब चीजें करी, यानी कि आपने सैंपल पेपर करा, आपने बुक से ढंग से रीड करा, आपने और नई चीजें पढ़ी उस चैप्टर के आसपास, जिससे क्या होने वाला है, आपने विजुअल एड्स का यूज करा। इससे क्या होगा, अब जब सब चीजें हो गई तो रोटी तो बनेगी ना भैया आखिरी में, तो उस पर प्रिपरेशन हो गई आपकी, अब आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी। तो कहने का मतलब टेंशन ज्यादा ना लें और चिल करें, मस्ती मारे। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट इज, डू यू नीड समवन, वी कैन हैव अ फ्री कॉल। एक हम 30 मिनट का एक फ्री कॉल हो सकता है आपका हमारे साथ। अगर आपका क्वेश्चन जेन्युइन है और आपको लग रहा है कि मेरे साथ कोई बात करने के लिए नहीं है, आई एम फीलिंग अलोन, या आई नीड अ मोटिवेशन, आई जस्ट नीड समवन की कोई मेरी हेल्प कर सके, तो वी आर देयर फॉर यू। तो आप हमें कॉल कर सकते हैं एंड इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर जस्ट 30 मिनट्स। ऐसा ना हो कि हमारे पास बॉम्बार्डिंग आ जाए। इट्स बेटर कि आप कोई जेन्युइन क्वेश्चंस के साथ आए कि मैं ये कर रहा हूँ या ये कर रही हूँ और इससे मेरा ये प्रॉब्लम हो रही है। तो आई जस्ट होप, मैं आप सबके लिए आशा करता हूँ एंड वी आर गोइंग टू हैव सम यज्ञ और प्रेयर फॉर यू ऑल्सो गाइज। तो आप लोगों का एग्जाम्स अच्छा जाएगा, बहुत अच्छा कुछ होने वाला है। एंड देखिए आने वाला टाइम बहुत बढ़िया होने वाला है, बहुत अच्छी अच्छी चीजें आने वाली है हमारे पास। टेक्नोलॉजी का बूम आ रहा है, बहुत चीजें अच्छी अच्छी हो रही है। तो अपने आप को अपग्रेड करते रहें, अपने आप को मोटिवेट करते रहें। ये सब चीजें एग्जाम्स एग्जाम्स आपको आने वाले टाइम में लगेगा कि यार कुछ नहीं था, बहुत छोटी सी बात थी, अभी के लिए बहुत एक हवा बन चुका है आपकी लाइफ के अंदर। तो ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से करें एंड ऑल द बेस्ट, विशिंग यू ऑल द वेरी गुड लक। देखिए आपके साथ बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। एंड आप नीचे कमेंट में हमें बता सकते हैं अगर आपको कोई चीज अच्छी नहीं लगी हो या आप कोई फीडबैक देना चाहते हैं। थैंक यू।